नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। अगला जो टॉपिक 12th क्लास के लेक्चर सीरीज़ में चल रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड्स का पेपर आ गया है 12th वालों का, यूपी बोर्ड वालों के लिए बेसिकली है। ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि मैंने लगभग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और हाइगन्स प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर कर लिया है पूरा। उस पर मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है। अगर आप उसको पढ़कर जाते हैं तो मोर देन एनफ आपके लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसमें मैंने कुछ वीडियोज़, जो 3 वीडियो बनाया है उसमें से एक वीडियो लगभग डिफ्रैक्शन को समझाने में मैंने बनाया है। तो अगर आपको अगर डिफ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होगा। कि इस टॉपिक में लगभग आपके 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एक तैयार हो जाएंगे अच्छा खासा क्वेश्चन करने के लिए। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर है। बेसिकली चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, या डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव आप कह सकते हैं। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही शुरू करूंगा। बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि हम बेसिकली क्विक रिवीजन की तरह इस चैप्टर को कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली पहुंचूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने दिया। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से क्या बताया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताया। और इसी की वजह से इनको 1925 में, आई थिंक, हाँ 1925 ही था, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखिएगा। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं समझा रहा हूँ आपको, बेसिकली मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर अगर किसी एक सफिशिएंट अमाउंट की इंटेंसिटी की लाइट को मैं इंसिडेंट कराता हूँ, वर्ड को धीरे धीरे समझिएगा, क्लियर, सफिशिएंट अमाउंट की इंटेंसिटी की एक लाइट को इंसिडेंट कराता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, समझिएगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं बेसिकली। अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाए, किस पर? किसी मेटल सरफेस पर। सरफेस याद रखिएगा कैसा है? मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर अगर इंसिडेंट कराते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं बाहर की ओर, एंड दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द incidence of what? A fixed frequency of or a minimum frequency of light on the metal surface. This whole phenomena is known as what? Photoelectric effect. यानी सिंपल शब्दों में समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और नहीं, एक सुटेबल, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, डालते हैं, तो जो उसमें से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बस, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं जानना है। अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो आइंस्टाइन ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया, आइंस्टाइन ने इसको डिफाइन कैसे किया, थोड़ा इसके बारे में सर बता दीजिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली वहीं पर पहुँचते हैं कि आइंस्टाइन ने इसको बताया कैसे। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर बात आ जाती है कि आइंस्टाइन ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग 2-3 टर्म्स है जो आपको ध्यान देने चाहिए। पहला टर्म है वर्क फंक्शन। सारे टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा, परेशान मत होइएगा, एक बार ध्यान से लिखवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा मैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी वीडियोस को स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्किप करने का मतलब मैं मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैक्सिमम चीज़ें बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के पहले भी ईयरफोन लगा कर किसी समय चले बैठ जाएँ, तो कहीं पर भी आप इस चीज़ को समझ सकें। तो पहली चीज़ वर्क फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन करूँगा। दूसरा मैं आपको डिफाइन करूँगा क्या? इंटेंसिटी, एक वर्ड डिफाइन करूँगा। तीसरा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको डिफाइन कराऊंगा। चौथा मैं आपको डिफाइन कराऊंगा व्हाट फोटो इलेक्ट्रॉन। पांचवा आपको मैं डिफाइन करूंगा फोटो करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अगर इन 4-5 चीज़ों को आप इस पूरे चैप्टर में अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, ये होते क्या है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो बेसिकली एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। यानी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, यानी एक मेटल की, जिस मेटल को हम ले रहे थे अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक मेटल हमने लिया था ना, लाइट को इंसिडेंट करा रहे जिस मेटल पे, इस मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो उसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये डिफाइन करता है वर्क फंक्शन कि इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी मेटल की
जिसमें कि आप बाहर से जब रेडिएशन या बाहर से जब एनर्जी प्रोवाइड करो तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करें, मेटल सरफेस को छोड़ना शुरू कर दें। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जी जो मेटल के अंदर लेकर वो मेटल के सरफेस पर बंधे हुए हैं, उसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क फंक्शन कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर से जो एनर्जी डालोगे, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर तुमने एनर्जी डाल दी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो चाहे आप बाहर से उतनी एनर्जी को डालो, चाहे आप ये कह दो कि मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स जिस मिनिमम एनर्जी के साथ बंधे हुए होते हैं, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं। ये हो गया वर्क फंक्शन। दूसरी बात आ जाती है इंटेंसिटी। अभी मैं एक टर्म और आपको मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल सब समझाऊंगा, परेशान मत होइए भाई, एक एक चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है इंटेंसिटी। ये तो हो गया वर्क फंक्शन, दूसरा आ जाओ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या कहता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम ऑन द मेटल सरफेस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यानी कोई भी लाइट किसी चीज़ से बनी होगी, फोटोन से बेसिकली लाइट बनी है, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी एक स्पेसिफिक मेटल एरिया के किसी एरिया पर, मेटल सरफेस के किसी स्पेसिफिक एरिया पर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टाइम में पड़ रहे हैं, उसी को इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कहेंगे। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा। फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा मतलब है कि आप इसको कह सकते हो कि जो भी वेव ट्रैवल करके मेटल सरफेस पर पड़ेगी, वो वेव एक तरह से कह सकते हैं कि कितनी बार एक बार में, यानी एक टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशन करेगी, या एक सेकंड में जो ऑसिलेशन करती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी जो वेव आ रही है ऊपर से, चाहे सूर्य की रोशनी ही क्यों ना हो, एच न्यू एनर्जी के साथ आ रही है, ये एच न्यू एनर्जी इसके अंदर रखे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगी पर यूनिट टाइम में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात आ जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको भी डिफाइन कराऊंगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब भी समझ लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में बंधे हुए हैं। आपको पता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम ही हो, चाहे टेबल कुर्सी पलंग कुछ भी हो, वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी। उसका कारण ये है क्योंकि अगर उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर उसको नहीं बांधा जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो वो चीज़ उस फॉर्म में, उस शेप में आएगी ही नहीं। यानी एक शेप, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, साइज़ प्रोवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को एक क्या देना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर, एक शेप देना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मेटल सरफेस में बंधे होंगे, उस फ्रीक्वेंसी के से जस्ट बाद जैसे ही हम एनर्जी देकर उस सरफेस के अंदर कुछ चेंज करना चाहेंगे, तो जैसे उस सरफेस के अंदर चेंज आना शुरू होगा जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक नॉकिंग पॉइंट है, यानी जहाँ से कोई चीज़ तुरंत अब अपने नेचर को बदलना शुरू कर देगा, दैट इज़ नोन एज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जहाँ से अगर मैं कह दूँ कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, आप इसमें टेम्परेचर दे दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए, तो अगर मैं ऐसे ऐसे चला रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ऐसे चलाने लगूंगा। क्यों? क्योंकि आग मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी को जिस पॉइंट से छोड़ दे कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो का मतलब क्या, लाइट से अगर इस मेटल सरफेस को गर्म किया जा रहा है या इंसिडेंट कराया जा रहा है, लाइट को इंसिडेंट कराया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, लेकिन किसकी वजह से निकल रहे हैं, फोटो का मतलब बेसिकली लाइट होता है, याद रखिएगा। यानी लाइट, एच न्यू फ्रीक्वेंसी की जो भी लाइट आप यूज़ कर रहे हो, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली रेज हैं, ये सब जो भी रेज इस्तेमाल आप कर रहे हो, वो सब की सब रेज क्या करेंगी, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराएंगी, और उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब आ जाता है फोटो करंट। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं लाइट की वजह से, तो जो करंट सर्किट के अंदर पैदा होगी या जो करंट जनरेट होगी मेटल सरफेस के अंदर, वो फोटो करंट होगी। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने की वजह से करंट पैदा होता है। ये हो गया फोटो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब आपको पता है एनर्जी। यानी अगर कोई चीज़
लगातार किसी इंटेंसिटी की लाइट को मैं इस पर डाल रहा हूँ, अगर लगातार इंटेंसिटी की लाइट डालूंगा तो उतने ही प्रोपोर्शन में लगातार इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे। अब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार किसी इंटेंसिटी से जनरेट हो रहे हैं तो उस इंटेंसिटी यानी उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, यानी जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैकवर्ड पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि इस इंटेंसिटी को मैं बंद कर दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट करना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैंने क्या किया, एक इंटेंसिटी की लाइट डालकर इस पर छोड़ दी, तो इससे जितने इस इंटेंसिटी में जितना पावर था, यानी इसके जितने पार्टिकल्स थे, वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। ध्यान से समझिए इस वर्ड को, इंटेंसिटी इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, नॉट द फ्रीक्वेंसी। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए। इजेक्ट कराने के लिए, इजेक्ट का मतलब निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटेंसिटी है। अगर इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करेंगे, बाहर की ओर निकालेंगे, किससे, मेटल सरफेस से। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है। इसका मतलब इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी क्यों रिस्पॉन्सिबल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीक्वेंसी की, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो अगर ये इंटेंसिटी की लाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर रही है, बाहर की ओर निकाल रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और नहीं करेगा, उस नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो मोशन में लगातार आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, या हम चाहते हैं कि इनको रोक दो, इनका फ्लो रुक जाए, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये पोटेंशियल हमेशा याद रखिएगा, एक निगेटिव पोटेंशियल होता है, एक निगेटिव पोटेंशियल होता है जो कि क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नॉक हुए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता है, बैलेंस करता है, रोकता है। इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ लगातार पॉजिटिव, जैसे समझिए मैं लगातार दौड़ते जा रहा हूँ, तो मुझे दौड़ से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ लगानी पड़ेगी ताकि मैं रुक जाऊँ। समझ पा रहे हो ना। तो अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड जा रही है तो उसको पीछे ले आने के लिए, जीरो न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स की कोई चीज़ उल्टा डायरेक्शन की लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब एक निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है उनको स्टॉप कर देगा, उनको रोक देगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक गया तो इसका मतलब जो फोटो करंट है वो बनना बंद हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सर्किट। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। तो ये पांचों पॉइंट को मैंने ध्यान से आपको समझा दिया, 6 पॉइंट को। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ डिफाइन करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो को ध्यान से समझिएगा भैया। अब मैं डिफाइन करता हूँ एक एक टर्म। आपका जो रिलेशन था वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेशन को शुरू करता हूँ, यानी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन के कुछ एजम्पशन थे, वो एजम्पशन बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। तो इन एजम्पशन को ही मानकर, या कह सकते हैं लॉज था, बेसिकली आइंस्टाइन ने कुछ लॉ माना था या लॉ दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कैसे करता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि सबसे पहले जो रोशनी आ रही होगी या जो लाइट आ रही होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो E = hν के बराबर होगी, जहाँ पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी लाइट किस फ्रीक्वेंसी की डाल रहे हो भाई मेरे, ये भी तो डिसाइड करेगा ना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। भाई अगर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर देंगे तो जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कम ज़्यादा हो जाएगा। समझिएगा, अगर इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इलेक्ट्रॉन को नॉक करने के लिए, निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पार्टिकल को, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक सर्फ सिस्टम कैसा है देख लीजिएगा एक बार, मैं कैथोड एनोड से आपको बता देना चाहता हूँ। यह है कैथोड, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यह है एनोड, यह है पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सर्किट, मतलब सिस्टम है। और यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट को इंसिडेंट कराना है। यहाँ से हमारे पास जो लाइट आ रही है, hν आ रही है, वो कहाँ जाकर पड़ रही है, कैथोड पर पड़ रही है। आपको पता है यहाँ निगेटिव, प्लेट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये निगेटिव चार्ज और इसके पास क्या है, नेगेटिव, भाई इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी एनर्जी मैं डाल दूंगा तो जो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक्साइट करके बाहर की ओर निकलना चाहेंगे। इसी वजह से हमने कैथोड पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करा दिया, पार्टिकल को, दैट इज hν, एनर्जी को इंसिडेंट करा दिया। जब hν को इंसिडेंट कराया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, निकल गए। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब वो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से, किस फ्रीक्वेंसी से
इस एनोड पर जाके डिपॉजिट होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि जितना तेजी से तुम जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालोगे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नॉक होंगे। बेसिकली इंटेंसिटी नॉक कर रही है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। आप ऐसे समझिए, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ये जितनी तेजी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप डालोगे उतना तेजी से ये कैथोड को छोड़कर एनोड पर डिपॉजिट होंगे, और जितना तेजी से प्रोसेस होगा उतनी तेजी से करंट जनरेट होगी, और जितना तेजी से करंट जनरेट होगा उतना कम आपको टाइम लैग मिलेगा। और जब टाइम लैग नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे? एक कांस्टेंट करंट पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करेगी। समझ पा रहे हैं? चलिए समझ पा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने क्या माना कि जो एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, यानी लाइट से जो रोशनी आ रही है, उसकी जो एनर्जी है वो प्लैंक के एनर्जी E=hν के बराबर है। यानी प्लैंक ने अपने एनर्जी कॉन्सेप्ट के थ्रू लाइट को पार्टिकल नेचर बताया था। क्लास 11th का टॉपिक है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। यानी प्लैंक की एनर्जी E=hν के बराबर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है किसी सरफेस पर, और वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रही है। चलिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रही है तो वो जो hν है वो मेटल सरफेस पर पड़ेगी। ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस पर पड़ने के बाद वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो hν अमाउंट की लाइट आ रही होगी वो hν अमाउंट की लाइट क्या करेगी? पहले इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, घुसेगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देगी। कितनी एनर्जी देगी निकलने के लिए? जितना वर्क फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। और वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी या वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्ब करके या लेकर बैठा है किसमें? मेटल सरफेस में। तो मेटल सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को नॉक करने के लिए, निकालने के लिए इस hν के पास उतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? उखाड़ने में मदद कर सके। तो इसके पास भैया मेरे उतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? नॉक करने के लिए तैयार हो जाए, यानी निकालने के लिए तैयार हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये hν W0, इस वर्क फंक्शन को, जो हमने वर्क फंक्शन लिखा था, वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन को W0 या फिर φ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका मतलब इस hν की कुछ वैल्यू W0 में चली गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और कुछ वैल्यू कहाँ चली जाएगी? कुछ वैल्यू कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। क्यों? क्योंकि भाई जब नॉक होकर इलेक्ट्रॉन कहीं और थोड़ी नहीं जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जब मोशन में आएगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जो भी एनर्जी E=hν हम प्रोवाइड करेंगे, या जो E=hν एनर्जी हम डालेंगे किसी मेटल सरफेस पर, वो E=hν एनर्जी जो होगी वो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन, दैट इज काइनेटिक वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए। ये एजम्पशन था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कह सकते हैं आप बेसिकली। किसका था? आइंस्टाइन का था। तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन बनता है वो बनता है कि जो टोटल एनर्जी E थी वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्योंकि यही E=hν क्या कर रहा है? वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर ले रहा है। तो इसका मतलब अगर E=hν है, hν वैल्यू रखा तो W की वैल्यू W0 रखो, W0 की वैल्यू W0 रखो, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 12mv²। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इसको 12mv² ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही भाई, काइनेटिक एनर्जी लिखो, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर नहीं रहे, हम डायरेक्ट इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? hν - W0। समझ पा रहे हैं? तो ये एक इक्वेशन आप इसको बना सकते हो, एक इक्वेशन आप इसको बना सकते हो, एक इक्वेशन, तीनों को अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो। तीनों पर से क्वेश्चन आते हैं, तीनों पर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन अभी मैं उठा के दिखाऊंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 12mv² है, याद रखिएगा। यहाँ पर W0 क्या है? वर्क फंक्शन। अब आप कहोगे सर इस वर्क फंक्शन की और सॉल्व करिए, तो और सॉल्व कर ले रहे हैं। hν - hν0 यानी hν - hν0, ये भी एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, इसको भी डब्बा बना लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर W की जगह आपने hν0 कैसे रख दिया? भाई मेरे, अगर वर्क फंक्शन, ध्यान समझना, अगर वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को नॉक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो वर्क फंक्शन क्या? एनर्जी है ना, ये वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी। और E की वैल्यू क्या है? hν है। E भी एनर्जी है और W भी एनर्जी है, W0 भी एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी को मैं क्या कर सकता हूँ? hν से बैलेंस कर सकता हूँ दोनों एनर्जी को। अगर दोनों एनर्जी को hν से बैलेंस कर सकता हूँ तो इसका मतलब सीधा सीधा है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि यही hν क्या हो रही है? मेटल सरफेस पर पड़ रही है। अगर यही hν मेटल सरफेस पर पड़ेगी तो मेटल सरफेस में जो वर्क फंक्शन होगा वो hν के ही कॉन्टेक्स्ट में तो आएगा।
तो अगर एच प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, वो तो रहेगा ही कांस्टेंट। अगर ये वर्क फंक्शन W0 है तो इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को नॉक करने में लगा जाए। इसका मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल सरफेस पे बंधा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैं लूँगा तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू ले रहा था, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लूँगा, न्यू नॉट लूँगा। समझ पा रहे हैं? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। समझ पा रहे होंगे आप? वर्ड्स को कोरिलेट करना मेरे भाई। अगर वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक करना शुरू करेगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो उसकी वही होगी, क्योंकि जहाँ से नॉक कर जाएगा वहाँ से फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी वजह से एच न्यू नॉट हमने डब्ल्यू नॉट की जगह रख दिया। क्यों? क्योंकि एच न्यू की ही वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो रही है, डब्ल्यू नॉट में जा रही है, और डब्ल्यू नॉट भी क्या है, एनर्जी है। डब्ल्यू नॉट भी एनर्जी है, तो इसका मतलब एनर्जी के एक फॉर्म में, यानी एच न्यू का एक फॉर्म डब्ल्यू नॉट के फॉर्म में हम एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट रख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ही मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको बना के दिखा देना चाहता हूँ। आपका जो वर्क फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, वर्क फंक्शन क्या होता है, उस पर आपका 2019, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 5 इतने साल आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ लीजिए व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, 1 नंबर के क्वेश्चन में याद रखिएगा, मैंने डिफाइन करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ आपका। साथ ही साथ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो इक्वेशन कराया है, इसको पूछा गया 2017, 16, 14, 13, 11, 12 में पूछा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आ जाते हैं, और क्या है मेरे भाई, चलिए और एक क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अभी मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन कराया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द मेटल, विथ विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी जिस एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में बंधा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो अब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं रह जाएगा, वो मेटल सरफेस को छोड़ देगा। तो दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। अगला जो टर्म है आपका, मैं वो भी थोड़ा डिफाइन करना चाहूँ। मैं बेसिकली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाह रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा, सॉरी इंपॉर्टेंट लॉज की तरह मैं बताना चाह रहा था। हाँ देखिए मिल गया। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉ हैं, उन लॉ को आपके बुक में भी मिल जाएगा। उन लॉ को पहले आप यहाँ सुन लीजिए। पहला उन्होंने कहा, एज द फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीज। मेरे भाई बिल्कुल सिंपल है, समझ लो कैसे। यहाँ पर ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू और न्यू नॉट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है, और न्यू नॉट क्या आपको है, आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है, हर एक मेटल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब न्यू नॉट तो क्या है, मेटल पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कि मेटल, कौन सा मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन न्यू सीधा सीधा क्या डिसाइड कर रहा है, इस लाइट की न्यू डिसाइड कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। मैंने आपसे बताया ना कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या कर रहा है, कैथोड से जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन को कितनी तेज़ी से, कितनी स्पीड से एनोड पर डिपॉजिट किया जाता है, ये डिसाइड कौन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहा है। और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कैसे, देखो हाफ mv स्क्वायर होता है क्या, ये आ रहा है h न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर आ रहा है, सॉरी h न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि न्यू डिसाइड कर रहा है क्या, वेलोसिटी, क्योंकि मास h ये सब तो कांस्टेंट रहेंगे, मास कैसे कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बस वही 50 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन निकाल कौन रहा है, इंटेंसिटी निकाल रही है, और इंटेंसिटी आपने जो डाल दी वो डाल दी है। आपको मैंने पहले कह दिया, इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को मोशन कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी। बस इतना ध्यान रखेंगे, सारा का सारा रिलेशन सामने आपके आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बता दिया है मैंने, इसमें कुछ देखना नहीं है आपको। ये लॉज थे, पहला लॉ यही कहता है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इट इज क्लियर दैट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इंक्रीजेस। बिल्कुल अभी मैंने दिखा दिया।
दूसरा और क्या इनका लॉ कह रहा है, एज सुन एज द लाइट फोटोन इज मेड ऑफ इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल सर्फेस एब्जॉर्ब्स द एच न्यू। बस बिल्कुल सिंपल सा फंडा, कुछ किया नहीं इन्होंने, जो डेरिवेशन यहाँ लिखा है ना उसी के बारे में बस 4 पॉइंट में लिख दिया है। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं ओवरऑल आपको कंक्लूड कर दे रहा हूँ आता कैसे है। ये पूछा है 2019, 18, 17, 14, 13, 12, 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस्टेब्लिश द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये वाली वैल्यू पुट करनी है, जैसे ऊपर से ले आए हैं बस, जैसे ऊपर से ले आए हैं बस ऐसे पुट करना है। उसके बाद एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के बेसिस पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना। अब आपको बताना कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहना है कि पहला जो लॉ कहता है, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फर्स्ट लॉ, द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस is the light energy which is incident on the metal surface is equal to E equal to h nu, E equal to h nu, which is basically defined by whom? Planck। समझ पा रहे हैं? ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है the amount of light, the energy, or you can say that E equal to h nu, the E equal to h nu दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, E equal to h nu decides how the electron is get ejected from the metal surface and how it achieve the kinetic energy। means E equal to h nu is now converted into work function of the metal surface plus kinetic energy for the electron। ये दूसरा लिखना है। फिर तीसरे में आपको क्या लिखना है, as the kinetic energy of the metal surface of the electron increases due to the result of increase in the frequency as we see from the equation। ऐसे लिखिएगा तीसरा। मीन्स उसके बाद लिखिएगा उसे, मीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज एज वी सी इन द इक्वेशन। ध्यान से समझते चलिएगा। ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बस यही 3 पॉइंट लिखेंगे, आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसमें लगभग मैंने 4 पॉइंट के बराबर का 3 पॉइंट कंक्लूड कर दिया आपको। इन तीनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। इतना डिराइव करना है, जो बस ऊपर से लिखे है इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखना है यहाँ तक और सिर्फ यही 3 पॉइंट लिख देना है। ये 3 से 4 नंबर आपको दिला देगा पूरा, ये जो भी आए 4-5 नंबर में आएगा इतना दिला देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब अगला जो टर्म आ गया, ये हो गया पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है। अब अगला जो टर्म आ जाता है, अब आप समझोगे कि सर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ने दे के वेवलेंथ दे दिया, तो अब मेरे भाई जानते हो तुम कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच 1/λ माइनस 1/λ नॉट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ई क्या नाम है यार, न्यू इक्वल्स टू c/λ ये होता है। अब आप इसमें c को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अगर c/λ है तो इसका मतलब 1/λ ले रहे हो तो यहाँ c से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन भी आप डब्बा बना के लिख सकते हैं। कई बार फ्रीक्वेंसी ना दे के वेवलेंथ दे देगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, उस इक्वेशन को भी लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, देखिए उससे रिलेटेड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन करा देना चाह रहा हूँ मैं। 1 सेकंड आप रुक जाइए। हाँ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, बढ़िया है। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, व्हाट इज द, पहला चीज पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन यानी हाफ एम वी स्क्वायर यानी के आपको निकालना है। दूसरा निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और तीसरा निकालना मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सुन लीजिएगा, जो मैंने कह दिया इस वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या क्या दिया है मेरे भाई देख लीजिए, वर्क फंक्शन दिया है। मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपको मिल क्या रहा है, या आपको यहाँ पर मिल रहा है क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, वर्क फंक्शन दिया है, यानी W0 की वैल्यू कितना दी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दिया मैं पहले फटाफट वही लिख ले रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, कहाँ गया, हाँ। दूसरा कह रहा है फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू दे दिया कितना, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये दिया है ना, ठीक है।
ऑन द मेटल सरफेस फोटो इमिशन, पहला पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पहले में आपको ए निकालना है के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली दिखा रहा है। पहले ए में आपको निकालना है के मैक्स, बी में आपको क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वी नॉट आपको निकालना है, वी नॉट निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से दिखाते हैं। सी में आपको क्या निकालना है मैक्सिमम स्पीड यानी वेलोसिटी, वी मैक्स निकालना है। ये तीन चीज़ आपको पता करनी है। ये पूरा का पूरा समझिए प्रॉपर क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रेम कर दिया है। अब आपसे क्या बोला है और कुछ दिया है इसके अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सा फंडा है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, यही तो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आगे लगा दो, एच की वैल्यू रख दो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू गिवन रहती है आपके पेपर में, परेशान मत होइएगा, मैं यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए दूसरे में क्या करना है, न्यू की वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू 10⁻14 माइनस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे आप। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आ रहा है, जो इसका आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें कुछ करना भी है, बिल्कुल करना है मेरे भाई। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो तो जूल में होगा, E=H न्यू, क्योंकि जूल सेकंड इसका यूनिट है, न्यू की वैल्यू हर्ट्ज में दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, देखो कुछ नहीं करना है। इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, और तब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आएगी। चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लाओगे तो इस पूरी जो एच न्यू वाला टर्म है इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। चाहो तो आप अगर इसको जूल में लाना चाहते हो तो इसको क्या कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो जूल में आंसर आ जाएगा। हमको आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। दूसरा में क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन होता है जो आपको याद रख लेना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो EV0 के बराबर होता है, EV0 के बराबर होता है। ये रिलेशन याद कर लीजिए। बेसिकली ये रिलेशन ग्राफ से आता है, लेकिन ये ग्राफ आपको इतना टाइम नहीं कि ये ग्राफ पढ़ा जाए। इस रिलेशन को याद कर लीजिएगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के बराबर होती है। अब आप इसको समझ भी सकते हो, कैसे समझो कि इलेक्ट्रॉन पर जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, रुक जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप समझ लो। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना है, स्टॉप करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ पा रहे हैं ना इस बात को, काइनेटिक एनर्जी रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं V0 लगा रहा हूँ, E इंटू V0 का मतलब इलेक्ट्रॉन पर V0, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर EV0 के बराबर की एनर्जी में प्रोवाइड कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से मोशन में आने लगेगा, और EV0 के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा तो मोशन में आ रहा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ कि नहीं, कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको एक स्टॉप करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, V0 लगाना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ मोशन में है V0 एनर्जी लेकर तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा आपको, ताकि वो 12mv² से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने लगे। समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसा ही फंडा है। तो बस इस रिलेशन को याद रखेंगे आप। तो काइनेटिक एनर्जी आपने अभी क्या निकाल लिया है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, E की वैल्यू आपको पता है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो और V0 की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आएगी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो लगभग V0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, ये वैल्यू जो आएगी वो EV0 के टर्म में ही आएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगा वो EV0 के ही टर्म में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। EV0 के टर्म में आएगा तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी आपका क्या होगा, क्योंकि देखो ना यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EV0 है, समझो बात को। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही मतलब है। इसका मतलब कि V0 के लिए बस आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और मोशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मोशन वाला पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर EV0 लिखा है वो कुछ और नहीं है, वो EV0 इस पोटेंशियल का है क्या, यूनिट है बेसिकली, आप कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब बहुत सिंपल सा फंडा है कि किसी चीज़ को रोकना है तो रोकने का मतलब क्या है,
आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के मोशन को, तो मोशन रुका तो काइनेटिक एनर्जी रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से रुकी, EV0 की वजह से रुकी। और अगर फिर से आपको मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, EV0 के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोशन EV0 के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। दैट्स इट। अब आप यहाँ से निकाल, तीसरा आपको निकालना है क्या, वेलोसिटी या स्पीड निकालना है। तो आपको पता है ke की वैल्यू आपने निकाली है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये आ गया है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीसरा वाला है, ये दूसरा वाला है। अगर आपको 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, 0.35 इक्वल टू हाफ mv², 1/2 मास रख दो मेरे भाई 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू v²। सॉल्व कर लोगे यार 0.35, काट पीट दोगे, v की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 350713, 35, इसका जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 3507। मैं देख ले रहा हूँ बेसिकली, आप मत देखिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। ऐसे इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपको देगा नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है आपका, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं पूछेगा आपसे। आ जाता है डी ब्रॉगली, ये आखिरी टॉपिक है आपका डी ब्रॉगली का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, डी ब्रॉगली आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक है डी ब्रॉगली। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, देख लीजिए।